आप बोलेंगे कि भाई बीजेपी ने लाया हूँ आपको खड़ा करा है तो करके आप खड़े हुए, ये आपकी सोच जा रही है। जनता की सोच, मेरी नहीं, सोच हाँ, नहीं, मैं तो आपकी पत्रकार हूँ, मेरा तो अच्छा काम सवाल करना है जनता सिर्फ। की भी सोच रही है। चौधरी ऐसा आदमी है कि कभी किसी के सामने झुका ना झुकता है, हाँ, और अल्लाह के सामने झुकता है सिर्फ, बाकी कहीं नहीं झुक सकता वो। खलील चौधरी ऐसा अपना अपना ये मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पे रिपीट होगा ना। अरे भाई किसी अभी एक बार तुम खासदार बन गए, आमदार बन गए, तो भाई दूसरों को चांस दो ना। गफ्फार कादरी के साथ एमएम पार्टी में नाइंसाफी हो रही है क्या? 100% हुई। अब वो खुद आप खुद तो देख रहे हो, उन्होंने सोशल मीडिया पे क्या क्या बोल रहे, वो किसका फ़ोन उठाते उन्होंने, किसका फ़ोन नहीं उठाते। आईबीसी साहब ने उनको मिले 5 मिनट का टाइम नहीं दिए, उन्होंने खुद बोले ना, आपने देखा होगा। तो ये कहने का मतलब अब यहाँ समझ में आ रहा है आपको कि भाई एमएम में हम जाने के बाद में, इतनी मेहनत करने के बाद में फिर हमको टिकट नहीं मिला, इसका मतलब क्या होगा? डिक्टेटरशाही होगी ना वहाँ। गफ्फार कादरी को आप टिकट ऑफर करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे? हम तो सभी को देने को तैयार हैं। हम कुछ बात हुई इस बारे में? नहीं, गफ्फार कादरी से नहीं, हमारा आदमी के मिले, हमारे आदमी भी जाके उनसे, ऐसा नहीं कोई भी आदमी मिलता। जवाब क्या आया? नहीं, देख रहे हैं अभी, वो उनके ऊपर है ना। नहीं, आप चाहते हैं कि गफ्फार कादरी ने आना चाहिए? नहीं, हमारे साथ भाई हम तो ये चाहते हैं गफ्फार कादरी आना चाहिए, बीजेपी के अंदर भी हमारे साथ आना चाहिए, शिवसेना के भी अंदर हमारे साथ आना चाहिए। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और जैसे आप सब लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और बहुत ही कांटे की टक्कर इस बार नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां भी महाराष्ट्र में अब कदम रख रही है, कदम जमा रही है और किस्मत आजमाने के लिए आज मैदान में उतरी है। ऐसे हम एक पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष के पास में हम आए हैं, जिनका नाम खलील चौधरी है। और शायद बोलने की ज़रूरत नहीं है, पूरा औरंगाबाद शहर इनको अच्छे तरीके से जानता है और इनकी पार्टी का नाम है भारतीय एकता पार्टी। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मकसद लेके महाराष्ट्र में जो है तो पार्टी को उन्होंने लेकर आया है और क्या जो है तो महाराष्ट्र की जनता को फ़ायदा होने वाला है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और मैं सीधा सवाल आपसे एक ही करूँगा कि आपने भारतीय एकता पार्टी यहाँ पर लेकर आए हैं महाराष्ट्र में, आज इस इलेक्शन से शुरुआत हो रही है, तो क्या आपका विषय है इसके ऊपर? नहीं, इसमें क्या है कि बाज़ पुरानी पार्टियों के अंदर गठबाजी बहुत हो रही है, और गठबाजी के अलावा जिसको कुछ करना है आगे बढ़कर, किसी को आमदार बनना है, किसी को जिला परिषद का सीईओ बनना, जो भी बनना है, तो उनको पुरानी पार्टी से जो घरानाशाही चढ़ी है, तो नए लोगों को चांस नहीं मिला ना। अब नए लोगों को चांस मिलना चाहिए, तो नई पार्टी भी आना चाहिए, वही चांस दे सकती है। पुरानी पार्टी में तो घरानाशाही रहती है। हाँ, इसके लिए औरंगाबाद शहर में महाराष्ट्र में हमने ये लॉन्च की है भारतीय एकता पार्टी, और उसका महाराष्ट्र का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और 288 सीट हम लड़ाना चाह रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, और लेडीज़ को भी टिकट दे रहे हैं हम, जेंट्स को भी दे रहे, सभी को दे रहे हैं। ऐसा नहीं है और कोई कास्ट को नहीं, ऐसा नहीं है एक कास्ट को नहीं देने का, ऐसा नहीं है, हर कास्ट को दे रहे हम। कहने का मतलब भेदभाव कुछ भी नहीं है इसमें। देश की हित में अंदर एकता के लिए हम ये पार्टी लेके आए। और भारतीय एकता पार्टी जो है हमारी, तो ये नेशनल पार्टी है, क्योंकि स्टेट वाइज पार्टी नहीं है। जी बिल्कुल, आपने कहा है कि जो घरानाशाही चल रहा है, जो लोग पुराने हैं उनके बच्चों को टिकट मिलते हैं, फिर उनके बच्चों को, नए लोगों को टिकट नहीं मिलता, इसलिए मैंने नई पार्टी लेकर आया। लेकिन चौधरी साहब, मैं एक बात आपसे कहूँगा कि आपका इतना बड़ा नाम है औरंगाबाद शहर में, आप अगर किसी भी पार्टी से अगर टिकट मांगते तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई मना करता। नहीं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ ना। अच्छा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, मैं इलेक्शन लड़वा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने देखा इलेक्शन लड़ने के अंदर क्या क्या डिफ़िकल्टी आती है। मैं तो एस कांग्रेस का ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी भी था मैं। हाँ, सभी पार्टी में, फिर समाजवादी पार्टी में देखा, सभी पार्टियों में देखा कि भाई गठबाजी रहती है और जो कार्यकर्ता है उसको चांस नहीं मिलता है, सिर्फ उसकी लाइफ चल जाती है, उसको आवाज़ देने के लिए रखते हैं। तो फिर आप बताइए, मेरे को दूसरा एक लड़का नौजवान आता है और उसकी सोच अलग रहती है, तो वो सोच उसकी रहती है कि भाई मैं देश को आगे बढ़ाने चाहता हूँ, कोई नया पन लाना चाहता है। अब हमारे देखिए नरेंद्र मोदी जी 75 साल होने को आ गए हमारे इंडिया को आज़ाद होने के लिए,
जो इंडिया की प्रॉपर्टी थी, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थी, वो सब बेच दाड़े प्राइवेटेशन करते रहे। प्राइवेटेशन करने से आम जनता का नुकसान है, क्योंकि उसको सर्विस नहीं मिलती है। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग रहेगा कोई भी चीज़ और गवर्नमेंट की रहेंगी तो उसमें फैसिलिटी ज़्यादा रहेंगी और आदमी हमेशा के लिए वहाँ परमानेंट रहता है। अब प्राइवेटेशन आजकल कर दे रहे हर चीज़ और महंगाई हो जा रही है उसकी वजह से, प्राइवेटेशन की वजह से। तो प्राइवेटेशन नहीं होना चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। नौकरी सबको मिलना चाहिए। शेतकरी का अनाज जो है, जो बहुत मेहनत करता है और बाद में कर्जा उठा के खुदकुशी करना पड़ता है उसको भाव नहीं मिलता है, उसको भाव मिलना चाहिए उसका, शेतकरी का। नौजवानों को नौकरियां मिलना चाहिए। इसी हित में हमने ये पार्टी लाए हैं, लॉन्च किए और 288 सीट हम लड़ना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र में अलायंस की बात हो रही, तीसरी आघाड़ी बन रही है, उसमें कुछ चर्चा चढ़ी हमारी बने, लेकिन अभी तक हमारी कुछ वाटाप नहीं हुई और हमने टिकट वाटाप भी करना शुरू कर दिए। क्योंकि क्या है इसके अंदर कि कोई अपना यहाँ की सीट होना, वहाँ की सीट होना, ये सीट नहीं होना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने तो खुले आगाड़ी से वो किया था कि भाई तीसरा फ्रंट बनाओ और इस जो मुसलमानों पे, दलितों पे जो जुल्म हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए कोई ना कोई पार्टी होना चाहिए। जी मेरा सवाल एक ऐसा है सीधे सीधे कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि एमआईएम पार्टी औरंगाबाद में है और अभी हमने कल ही एक इंटरव्यू किया ईसा यासीन का, जो एमआईएम इनकलाबी मिल्लत उन्होंने लेकर आई है। हाँ। आपकी पार्टी है भारतीय एकता पार्टी आपकी है, तो मुसलमान पार्टी लेकर आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि तीन पार्टी जब एक जगह आएंगी मुसलमानों की वोट बटेंगे और इससे जो है तो फायदा फिर से बीजेपी को होगा और बीजेपी यहाँ से फिर से इलेक्शन जीतेंगी? नहीं, बीजेपी 100% इस महाराष्ट्र से नहीं आएंगी बीजेपी, ये मेरी भविष्यवाणी 100% है। क्यों ऐसा लगता है? ऐसा लगता है कि बीजेपी ने, देखिए आपको लग रहा है, देखिए अभी बीजेपी की हुकूमत होने के बावजूद में भी तीसरी आघाड़ी की अजित पवार है, शरद पवार ये छोड़ के चले गए अजित पवार, इसमें 3 टुकड़ों की बन गई सरकार वो। और आपने देखे बाबा सिद्दीकी का आज क्या हाल हुआ, जो सिक्योरिटी होने के बाद में भी सिक्योरिटी उसको नहीं मिल सकी और आज इतना बड़ा आदमी, सीनियर आदमी, लीडर आज हमने हाथों से खो दिए। जब उसकी एक लीडर की ऐसी हैसियत हो गई कि गोलियां मार के चल जा रहा सामने वाला और सिक्योरिटी नहीं, उसका तो मतलब क्या आया? हमारे महाराष्ट्र में अमन और शांति होना चाहिए, भाईचारा चाहिए, हमें बहनबाजी नहीं चाहिए हमारे को, देश को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए हमारे को, इसीलिए हम यहाँ उतरे से। अच्छा, बीजेपी इतने पावर में आई है, अभी तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और महाराष्ट्र में भी बीजेपी का बहुत अच्छा वर्चस्व हो चुका है। एक टाइम ऐसा था कि बीजेपी को महाराष्ट्र के अंदर बड़ी मुश्किल से 1 आमदार या 2 आमदार या 3 आमदार आते थे, आज उनके 50 क्रॉस हो रहे हैं, 60 क्रॉस हो रहे हैं। इसके जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जिम्मेदार नहीं, जैसा क्या है आजकल ना, देखो 18 साल के बच्चे हो जा रहे, 20 साल के बाद में आदमी ना एकदम जवान हो जाता है, उसको मैच्योरिटी नहीं रहती बच्चे को, नौजवान इनको समझता नहीं है। जैसे जैसे एज बार होगा आदमी 35 साल का, 40 साल का होगा तो समझ आती देश के हित में कौन काम कर रहा है। हाँ, आज लोगों को समझ में आ गया बीजेपी क्या करना चाह रही है, सब प्राइवेटेशन करना चाह रही है। हाँ, और महंगाई बढ़ा रही है, तो फिर कैसे आएंगे बीजेपी? हाँ, एक कॉमन आदमी है, एक रिक्शा ड्राइवर है, रोज़ाना मजदूरी करता है, वो कहाँ से पेट भरेगा? आज हॉस्पिटल में जाओ तो दवा, आज कोई भी एक डॉक्टर के पास जाओ 500 रुपये लेता फीस वो, क्योंकि ये क्या डिग्री तो पुरानी है उसकी है, तो 500 रुपये उसकी फीस सिर्फ देखने की, लाएंगा कहाँ से आदमी, गरीब आदमी? आप किन मुद्दों पे लड़ रहे इलेक्शन? हम यही मुद्दों पे है। सूचित बेकार के लिए नौकरियाँ देना चाहिए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम मिलना चाहिए अच्छी। आज बच्चे लोगों को गवर्नमेंट के स्कूल कम है, प्राइवेटेशन ज़्यादा है, वहाँ आदमी प्राइवेटेशन में जा रहा है। क्यों भाई? गवर्नमेंट का तो काम है कि आम जनता को, सब गरीब हो कोई भी हो, उसको का एजुकेशन होना चाहिए, इस देश में फ्री होना चाहिए एजुकेशन। क्योंकि बाहर कंट्री में जा रहे लोग, सब उद्योगपति के जा रहे लड़के, पॉलिटिशियन के जा रहे बच्चे वहाँ पढ़ रहे, वो पढ़ रहे हैं कॉरपोरेशन के स्कूल में या जिला परिषद के स्कूल में पढ़ रहा है? वो नहीं पढ़ा। क्यों भाई? हम देश की है ना,
एक ही हिंदुस्तान के हम और इसी धरती से पैदा हुए, दो मायने क्यों हो रहे हैं? ये हम चाहते हैं कि सबका साथ होना चाहिए और सबको विकास मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा एक अलग तरफ लेके जाना चाहूँगा। जैसे आपने देखा होगा कि पहले जो मुस्लिम आमदार यहाँ बने थे अमानुल्लाह मोतीवाला थे, शायद आप उनसे मुलाकात भी किए होंगे। उसके बाद में 40 साल के बाद में शायद, है ना, लगभग 40 साल के बाद इम्तियाज़ आमदार बने। मुसलमानों ने उनको भर भर के वोट दे दिया। उसके बाद में फिर किसी ने सोचा नहीं था कि मुस्लिम खासदार यहाँ से बन सकता है औरंगाबाद शहर से। फिर मुस्लिम खासदार भी बना, इम्तियाज़ जलील ही थे। तो आपको खुशी होना चाहिए कि यहाँ पे मुस्लिम आमदार भी बना है, खासदार भी बना है, और अब अपने को जो है तो इम्तियाज़ जलील के साथ में जाना चाहिए। नहीं, इम्तियाज़ जलील का कार्यकाल कैसा लगा? इम्तियाज़ जलील का कार्यकाल कैसा लगा? देखिए, ये हवा में आ गए इम्तियाज़ जलील, सडनली आए, सडनली आमदार बन गए। आपको ये शायद ये याद होना चाहिए, अब्दुर्रहमान अंदुले माजी मुख्यमंत्री जो थे, यहाँ से लोकसभा के भी उन्होंने लड़े थे, कांग्रेस से लड़ रहे थे, वो हार गए। इसकी वजह क्या? वो मुसलमान थे ना, तो उन्होंने तो आना चाहिए था ना। क्यों हार गए वो? क्यों हार गए? क्योंकि पार्टी भी बड़ी थी, नेशनल पार्टी थी। ये तो ऐसी नेशनल पार्टी है भी नहीं है मैम। एक फ्लो, एक हवा थी, उस हवा में ये आगे थे। और वैसा देखे जाए जो इन्होंने काम किए हुए थे अब्दुर्रहमान अंदुले कि बेवा फंड उन्होंने निकाले थे मुख्यमंत्री जब थे, तो हर चीज़ उन्होंने दिए, फिर भी वो हार गए। इसकी क्या वजह थी? इसकी ये वजह थी, यहाँ औरंगाबाद शहर के अंदर मराठों का गढ़बाजी बहुत है। यहाँ गढ़बाजी की वजह से आन देते नहीं थे। और जो ये आए थे, चंद्रकांत खरे को गिराना है कोई भी हालत में, बीजेपी को, दूसरे पार्टियों को, गढ़वालों को, इसलिए इनको सपोर्ट मिला, मोहम्मदन का भी मिला और हिंदू लोगों को मिला करके ये एमपी बने, वरना एमपी बन ही नहीं सकते थे। लोग उनको पहचान रहे नहीं। अरे ग्रामीण में जाओ, तुम वैजापुर में जाओ, तालुके में जाओ, कहीं जाओ, मालूम ही नहीं था ना कौन इम्तियाज़ जलील लेकर गए। आपका बोलना ये है कि इम्तियाज़ जलील को खासदार या आमदार बनाने में बीजेपी का हाथ है? ये 100%। अब क्यों ने, जब अमित शाह यहाँ आए थे, अमित शाह ने 67 मिनट के अंदर बोले थे कि आपको अपने वो कमल का फूल दिल्ली ले जाना है और इनको भगाना है, तो फिर क्या हुआ? उनकी बात सही हुई कि गलत हुई? अमित शाह की कमल खिलाए उन्होंने, कमल खिलाए, जो कि मतलब गठबंधन में थे, गठबंधन में निकल गए। हाँ, बुमरे जी आ गए, फिर ये क्यों नहीं आए? ऐसा है ना, सब गठबाजी की वजह से होता है। और वैसा देखा जाए तो इनको भी ईगो आ गया था। इम्तियाज़ जलील को ईगो आ गया, ईगो आ गया था। ये देश में ईगो नहीं चलता भाई मेरे। हम पार्टी के आम आदमी के लिए लड़ने के लिए तैयार, तो ईगो नहीं होना चाहिए हमारे में। सबको मिलना चाहिए, सबको हर चीज़ जो भी है तो ठीक है। आप ये देखिए, आरती उतारते एक मुसलमान के अंदर, एक मुसलमान के, एक आप मुसलमान है, आपकी मैं आरती उतारता हूँ, आप आरती उतारने देंगे मेरे को? जायज़ ही नहीं है आरती उतारना। हाँ, तो इनके पास तो सब जायज़ है, राखी भी बांध ले रहे हैं, आरती भी उतार ले रहे हैं, ये भी कर ले रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक दिखावा है, और क्या है? काफ़ी नफरत नजर आ रही है। नफरत नहीं है, मैं रियल फैक्ट बोल रहा हूँ। जो दिख रहा है तुमको, नफरत की बात नहीं। अच्छा, ये बोलो मेरे को, आवेशी साहब जो है हैदराबाद में, कितने साल पुरानी पार्टी है वो? तकरीबन मेरे अंदाज से 100 साल है। हाँ, तो कितने आमदार है उनके और कितने खासदार है उनके? 5 आमदार और शायद उन्होंने अकेले खासदार है शायद। क्यों ऐसा? क्या वजह है? अब उनको भी जो कुछ सपोर्ट मिला होगा किसी का करके, तो महाराष्ट्र वहाँ से हैदराबाद, आंध्रा से निकल के इधर स्टेट में आए ना। जल्दी से माफी चाहूंगा आपको रोक रहा मैं। देखिए, एमआईएम पार्टी उरूज में आई 2014 के बाद में। 2014 से पहले शायद औरंगाबाद में भी कोई नहीं पहचानता था एमआईएम पार्टी को। अब उरूज में आ गई, यहाँ पे आमदार खासदारी बना, असद साहब को सब पहचानने लगे, एमआईएम पार्टी का क्या वर्चस्व है वो सब जानने लगे। तो उनको एक तरीके से फेमस कर दिया गया है कि भाई ये बीजेपी की पार्टी है और बीजेपी ने इनको लेकर आया है। ये बात यहाँ तक के आप दुरुस्त मानते हैं इस चीज को? बीजेपी ने लेकर आया है, बीजेपी ने उनको आगे बढ़ाने के लिए। सुनो ना, मेरा सवाल पूरा ये है कि बीजेपी ने यहाँ पे लेकर आया है, बीजेपी ने उनको आगे बढ़ाया है, बीजेपी को उनसे फायदा होता है। अब आप भी तो एक पार्टी लेकर आए हैं, और अगरचे आप वर्चस्व में आते हैं, आपके आमदार चुनकर आते हैं, जब लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे जो है तो बीजेपी ने आपको लेकर आया है, बीजेपी को फायदा मिलेगा, तब आप इस चीज को कैसे देखेंगे? नहीं,
क्योंकि हर आदमी के पीछे कुछ ना कुछ रहता है। आप बोलेंगे कि भाई बीजेपी ने लाया हूँ आपको खड़ा करा है तो करके आप खड़े हुए, ये आपकी सोच जा रही है। जनता की सोच मेरी नहीं, सोच, हाँ मैं तो आपकी, पत्रकार हूँ, मेरा तो अच्छा काम सवाल करना है जनता की भी सोच रही है। तो जनता को ये पता है कि खलील चौधरी बीजेपी के साथ जा नहीं सकता। खलील चौधरी ऐसा आदमी है कि कभी किसी के सामने झुकता है, हाँ, और अल्लाह के सामने झुकता है सिर्फ, बाकी कहीं नहीं झुक सकता वो। खलील चौधरी ऐसा अपना ये मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं कि कितनी भी पार्टियाँ हो, क्योंकि एक पार्टी में वहाँ चांस नहीं लग रहा, समझो एमएम में किसी को टिकट नहीं मिल रहा है तो मेरी पार्टी से आके लेंगे टिकट। कहने का मतलब सबको राजकारण करो ना भाई, घराना चले कई को। अच्छा जैसा कि एग्जाम्पल मैं देता हूँ, पहले आमदार थे उन्होंने एमपी लड़ लिए, एमपी के बाद में फिर एमपी सेकंड एमपी बन रहे थे ना, उसमें गिन रहे, तो किसको चांस मिला चांस? नहीं। तो यहाँ क्या होगा फिर यहाँ पे रिपीट होगा ना। अरे भाई किसी अभी एक बार तुम खासदार बन गए, आमदार बन गए, तो भाई दूसरों को चांस दो ना आप। जी मुझे पूछना नहीं चाहिए क्योंकि ये उनकी पार्टी का मामला है और आपकी पार्टी अलग, लेकिन फिर भी एक इंसानियत के नाते अगरचे आप देखेंगे गफ्फार कादरी के साथ एमएम पार्टी में नाइंसाफ़ी हो रही है क्या? 100% हुई। अब वो आप खुद तो देख रहे हो उन्होंने सोशल मीडिया पे क्या क्या बोल रहे, वो किसका फ़ोन उठाते उन्होंने, किसका फ़ोन नहीं उठाते। आईबीसी साहब ने उनको मिले 5 मिनट का टाइम नहीं दिए, उन्होंने खुद बोले ना, आपने देखा होगा। तो ये कहने का मतलब अब यहाँ समझ में आ रहा है आपको कि भाई एमएम में हम जाने के बाद में, इतनी मेहनत करने के बाद में फिर हमको टिकट नहीं मिला, इसका मतलब क्या होगा? डिक्टेटरशाही होगी ना वहाँ। गफ्फार कादरी को आप टिकट ऑफर करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, हम तो सभी को देने को तैयार हैं। हम कुछ बात हुई इस बारे में? नहीं, गफ्फार कादरी से नहीं, हमारा आदमी के मिले, हमारे आदमी भी जाके उनसे, ऐसा नहीं कोई भी आदमी मिलता। जवाब क्या आया? नहीं, देख रहे हैं अभी, वो उनके ऊपर है ना। नहीं, आप चाहते हैं कि गफ्फार कादरी ने आना चाहिए? नहीं, हमारे साथ भाई हम तो ये चाहते हैं गफ्फार कादरी आना चाहिए, बीजेपी के अंदर भी हमारे साथ आना चाहिए, शिवसेना के भी अंदर हमारे साथ आना चाहिए। जो सेकुलर माइंड रखते हैं वो आना चाहिए हमारे पास, जो जातिवाद नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबकी बात करना चाहिए। आप देखे होंगे इस शहर में शांति अमन है कि नहीं है? हाँ, अभी जैसा कि आप, मैं एग्जांपल ये आपको देखता कि भाई ये बता रहे कि भाई मैम पार्टी ने रैली निकालने से गवर्नमेंट को बहुत प्रेशर बैठा। क्या प्रेशर बैठा बताइए? बोला हो अटैक दोनों भी, नीतीश राणे अटैक हुआ, महाराजा अटैक हो नहीं हुए। ये डेलीगेशन तो तुम यहाँ पर भी दे सकते थे एयरपोर्ट के ऊपर। हाँ, दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री औरंगाबाद शहर में थे। हाँ, यहाँ देते थे, एमजीएम में प्रोग्राम था। हाँ, यहाँ दे सकते थे। इतने जाके फिर वहाँ चौधरी साहब ताकत भी बताना तो जरूरी है। ताकत नहीं ना उसमें भाई। अब मैं बम्बई भी जा रहा हूँ, मैं भी कामान आदमी है, मैं भी ट्रैफिक में छूँ, तो तुम उसको ताकत बता देंगे? नहीं, लोगों का जज्बा बोलेंगे क्या? इम्तियाज जलील की दीवानगी, लोग इम्तियाज जलील के पीछे इतने दीवाने कि अपने खर्चे से जो तो मुंबई तक। नहीं, इम्तियाज जलील के इतने दीवाने रहते थे लोग, तो फिर गिरे क्यों हो? ये बताओ ना मेरे को। कुछ ना वजह होंगी ना, करके गिरे ना। दीवान के रहते थे, आज प्राइम मिनिस्टर बने हैं तुम्हारे नरेंद्र मोदी जी। तो वो उन्होंने इतना सब कुछ बोलने के बाद में, हर टाइम झूठ बोलने के बाद में वो चुन के आती गई पार्टी उनके। मैं 15-15 लाख दूंगा, हाँ, कैसे दिए उन्होंने? हाँ, अच्छा, पब्लिक सिर्फ न का भूल जाती है एंड टाइम पे। वहाँ जो लोकेशन पे जब होता है, वोट डालने जाता है, वो देखता क्राउड किसका चढ़ा, किसकी हवा चढ़ी। सिर्फ हवा पे नहीं चलना चाहिए, स्टडी होना चाहिए। हर कार्यकर्ता ने, हर आदमी ने वोट डालने के लिए ये सोचना चाहिए कि वोट हम डाल रहे हैं तो हमारे को इस हुकूमत से फ़ायदा क्या मिलेगा। जी चलिए, आखिरी में हमें ये बताइए कि जो समीकरण है महाराष्ट्र का किस तरीके से देखते हैं? जैसे राष्ट्रवादी में 2 गुट हो चुके हैं, शिवसेना में 2 गुट हो चुके हैं, अब जहाँ पे 2 कैंडिडेट खड़े होने वाले थे वहाँ पे 4 कैंडिडेट खड़े हो रहे, तो इससे फायदा आपकी पार्टी को मिलेगा? नहीं, पार्टी सबको, सभी को फायदा मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा? तनवानी एक साइड से सुनने में आ रहे हैं, एक साइड से सुनने में आ रहे हैं, लेकिन आपको इससे बेनिफिट है क्या?
क्यों नहीं मिलेगा? जब नया आदमी रहेगा मैदान में, अब ये 3 बार आप बन गए, 2 बार बन गए, 3 बार बन गए, बनते जा रहे सब, तो आम दूसरे जो कार्यकर्ता को उसको कहाँ मिलेंगी जगह उसको? उसको मतलब आपके अंदर एक ऐसा गुस्सा है कि भाई जो लोग बन चुके हैं, 4-4 बार आमदार बन चुके हैं, अब उनको साइड में करिए, नए बंदे को चांस दीजिए। सही ना, वही डेवलपमेंट होगा ना। अब इनकी सोच कहाँ तक है? जो सोच पहले थी वही सोच वहाँ तक ही है। जी। बताइए ना क्या करे इन्होंने? जितने भी कैंडिडेट अभी आमदार के लिए, अब मैं सिर्फ औरंगाबाद की बात कर रहा हूँ, जैसे पश्चिम है, पूर्व है और मध्य, 50 साल से ज्यादा उम्र है तीनों की। अभी तुमको लगता है कि यंग देना चाहिए था, 30 या 35 या 40? नहीं, यंग देना चाहिए था, नया देना चाहिए था, इन्होंने बाजू में रहना चाहिए था कि भाई ये नया जवान और नया आदमी क्या करना चाहता। आजकल देखिए, पुराने में और अब में बहुत फर्क हो गया। अब ये क्या होगा, जातिवाद घोषणा दे रहे हैं। जातिवाद क्यों होना चाहिए? इस देश में हम हिंदुस्तान में रह रहे, हम सभी मिलकर इस देश के लिए, मुसलमानों ने आज़ादी के लिए अपना खून बहा, फांसी पे चढ़े, बलिदान दिए, तो हमारा देश नहीं है ये? बिल्कुल। ये देश हमारा भी है, उतना जितना उनका हक है उतना हमारा भी हक है, सभी का। हमारा दलित हो भाई, हमारा सदाजी भाई हो, सभी का, सभी समाज देश है ये। और ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है ये। बिल्कुल। आखिर में आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से जनता को क्या मैसेज है? जनता को तो यही बताना चाह रहा हूँ मैं, जो नए चेहरों को आप सपोर्ट करो, नए चेहरों को लाओ, पुराने चेहरों को घर को भी जाओ। जी। तो चलिए दर्शकों, ये हमारे साथ में मौजूद थे भारतीय एकता पार्टी के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट खलील चौधरी। और आखिर में चलते चलते मैं यही कहूँगा कि आपको, आप जो नए वोटर्स हैं और आप जो वोट डालने के लिए जाएंगे, तो जहन में बस आपको एक ही बात रखना है कि हमें सेकुलर बंदा देखना है, सेकुलर नेता देखना है, जो सभी समाज को लेकर चले, तभी हमारे देश की और हमारे शहर की और हमारे स्टेट की तरक्की होंगी। आखिर में एक बात, जैसे उन्होंने कहा है कि एक गुलदस्ता है हमारा देश, तो मुझे इस पर एक बात बहुत अच्छी याद आई, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुल सिता हमारा। ये बात को जहन में रख के अगर आप वोट डालेंगे तो ज़रूर हमारा देश, हमारा शहर और हमारा स्टेट तरक्की करेगा। मैं और असगर अली, आप देख रहे थे मेरा चैनल आप तक डिजिटल।